जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का न्यू साइंस का सेट आया है। ये सेट नंबर 3 है। 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम साइंस का 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो एक भी सेट आप मिस नहीं कीजिएगा और एक भी प्रश्न। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हुए चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मस्तिष्क में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि और अवृक्कक ग्रंथि। बताइए यहाँ पर एक ना प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मस्तिष्क में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों को साधारणतः निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा समृद्ध किया जाता है? फेन प्लॉन विधि के द्वारा, द्रव चालित धुलाई के द्वारा, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, उपयुक्त में से सभी। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेन प्लॉन विधि। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको सॉल्व करना आना चाहिए क्योंकि 2 से 3 प्रश्न न्यूमेरिकल को रखा जाएगा आपके एग्जाम में। यहाँ पर दिया गया कि किसी वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु 20 मीटर की महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है, तो वस्तु को किस वेग से फेंका जाएगा? तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। गति के समीकरण 3 है, याद रखिएगा। पहला आता है v बराबर u प्लस AT, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों याद रखिएगा, जिसमें जिसका ज़रूरत पड़ता है उसको यूज करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दिया गया है। तो s बराबर h, यानी यहाँ पर s का वैल्यू कितना दिया गया है? तो 20 मीटर दिया गया है। g के मान कितना दिया गया है? तो यहाँ पर 10 मीटर प्रति गुरुत्वीय त्वरण है। और यहाँ पर देखिए जब भी नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा क्योंकि महत्तम ऊंचाई पर वेग 0 हो जाता है। तो यहाँ पर अंतिम वेग 0 हो गया। प्रारंभिक वेग हमको ज्ञात करना है। प्रारंभिक वेग बराबर, अब देखिए एस, जी, भी और यू में किस समीकरण में रिलेशन होता है? तो देखिए वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो यू स्क्वायर प्लस में 2as। अब यहाँ पर मान पुट करेंगे और हल कर लेंगे। v का तो मान यहाँ पर 0 दिया गया है, u के मान यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर यू स्क्वायर हो गया प्लस में 2 हो गया, और g के मान कितना 10 है, तो और माइनस 10 है, तो यहाँ पर माइनस 10 हो गया और गुने में 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर टोटल ये माइनस हो जाएगा, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 2 गुने 10 गुने 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। तो 400 बराबर कितना हो जाएगा? तो यू स्क्वायर। तो यू का मान कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 20 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 4वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 4वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंजा दिया गया है, इन्फ्लुएंजा है जो कि विषाणु जनित रोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदु स्टील में कार्बन की मात्रा 1.15% होता है, मध्यम स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1% होता है, कठोर स्टील में कार्बन की मात्रा 1.5% होता है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी यहाँ पर मध्यम स्टील में 0.1% और कठोर में 1.5%, ये जो कि सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा कि नदी के ऊपर पुल की ऊंचाई ज्ञात करने हेतु, यानी नदी से कितने ऊंचे पर पुल बनाया गया है, इसका हाइट ज्ञात करने हेतु पुल से एक पत्थर को स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है। नदी के जल के सतह को छूने में पत्थर को 2 सेकंड का समय लगता है, तो उस जल स्तर के से पुल की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए से इसको ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है मान, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखिए टाइम दिया गया है, यहाँ पर टी का वैल्यू कितना दिया गया है? 2 सेकंड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जी का मान दिया गया है 9.8 दिया गया है। उसके बाद देखिए इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, 0 से शुरू होगा, यानी
उसके बाद इसको क्या ज्ञात करना है, इसका तो एस ज्ञात करना है, कितना हाइट है। तो यहाँ एस बोले या एच बोले यहाँ पर हो, तो यहाँ पर देखिए इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो एस बराबर क्या होता है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ए के जगह पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर जी की हाइट की बात की जा रही है। अब देखिए इसको ज्ञात करते हैं, एस बराबर क्या हो जाएगा, तो यू के जगह पर 0 जब रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1/2 गुने 1, जी के मान कितना है तो 9.8 है। उसके बाद से यहाँ पर टी का मान 2 गुने 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा और 9.8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 19.6 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न के विसरण क्रिया में गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं का प्रभाव होता है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो उसके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो यहाँ पर आयरन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 2 वस्तु पर एक समान बल है, बल देखिए यहाँ पर समान दिया गया है, एक समान बल है। यह पाया गया कि एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण दूसरे वस्तु में उत्पन्न त्वरण का 4 गुना है। जो पहला वस्तु में जो त्वरण है वो दूसरे वस्तु के, यानी पहला अगर ए मान लेते हैं दूसरा बी, तो पहला वस्तु में जो त्वरण है दूसरे के तुलना में 4 गुना है। यानी अगर ए में 4 है तो बी में यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो पहली तथा दूसरी के वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल सा है। इसमें देखिए बल बराबर है, F1 बराबर क्या हो जाएगा F2, F1 बराबर F2 है। F बराबर क्या होता है Ma होता है, तो ये M1 हो गया और A का वैल्यू पहला में कितना है तो 4 हो गया। उसके बाद F2 बराबर क्या हो जाएगा तो M2 और इसमें A का मान कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब M1 M2 के यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है, तो कितना आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 इसका अनुपात हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न के मधुमक्खी के एक छत्ते में कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी का कार्य क्या नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो रानी मधुमक्खी को निषेचित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। 11वां प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड के कितने द्रव्यमान में 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु होंगे। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। देखिए एस यानी सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका परमाणु संख्या 16 है, यानी परमाणु द्रव्यमान दुगुना होता है, यानी कितना हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। यहाँ पर 32 हो गया। अब प्लस इंटू में यहाँ पर 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान तो 16 होता है, तो यहाँ पर 16 हो गया। अब इसको 32 और प्लस में 16 दूना 32, 32 बराबर कितना हो जाएगा तो 64, यानी 64 ग्राम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 12वां प्रश्न की नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दरा दूरदर्शिता और अपर्धानता। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ज्यादा दूरदर्शिता कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से विकल्प सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ विशिष्ट व्यक्ति है, दूसरी तरफ उनका सिद्धांत है। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, ह्यूगोर्डी ब्रिज को यानी अनुवांशिकता दिया गया है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो अम्ल का पहचान है कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और अम्ल का जो पीएच मान होता है ये 7 से कम होता है और क्षार का 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर 6 इसका राइट आंसर। उसका पीएच मान कितना होगा तो 6 होगा, यानी अम्लीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि दूसरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन का वेग पहली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन के वेग से कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो कम होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न है कि 220 वोल्ट का एक बल्ब
25 घंटे में 2 यूनिट ऊर्जा उपयोग करता है तो इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। बताइए, यहाँ पर बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखिए यूनिट कितना दिया गया है, तो 2 यूनिट यहाँ पर दिया गया है, यानी टोटल ऊर्जा दिया गया है 2 यूनिट। और ऊर्जा बराबर क्या दिया होता है, तो V² बट्टा में R और मल्टीप्लाई T होता है। तो यहाँ पर V का मान फार्मूला रख देते हैं, V² बट्टा में R और मल्टीप्लाई यहाँ पर T। तो देखिए ये 2 इधर आएगा, R उधर जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, तो V यानी यहाँ पर 220 गुने 220 और बट्टा में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर R हो जाएगा। R का मान R तो नहीं है यहाँ पर, बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा, इधर आया है। तो उसके बाद से यहाँ पर T का मान कितना दिया गया है, तो 25 घंटा। तो यहाँ पर 25 घंटा हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पर जो यूनिट रहता है 1 किलोवाट घंटा में रहता है, तो इसको हम वाट घंटा में बदलेंगे। तो वाट घंटा में बदलने के लिए हमको 1000 से भाग देना होता है, यानी 1000 से भाग दे देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 11 से कट जाएगा और ये 5 दूना 10, यहाँ पर 5 दूना 10 और ये 50 25, यानी जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका निकल के आंसर आएगा 605 ओम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 17वां प्रश्न की SA नोड है पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और कंकाल ऊतक। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है तंत्रिका ऊतक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो पहला कथन दिया गया है कि अनुमानसिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जीनोटाइप कहलाते हैं, जो कि गलत है। मेंडल के अनुवांशिकी को पिता कहते हैं, ये सही है। मेंडल ने अपने सभी प्रयोग मटर के पौधे, ये भी सही है। मेंडल के एक संकर क्रॉस ने फेनोटाइप अनुपात 3:1 था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन तनु अम्ल से अपक्रिया कर H2O गैस देता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में तत्वों का आयनम विभव परमाणु संख्या के साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ घटते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, साथ साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं। मतलब यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो साथ साथ घटते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है कि 1 kg 235 यूरेनियम के पूर्ण विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कोयल के कितने मात्रा यानी kg के दहन से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि लोटनी के स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तथा सही व्यवस्था होगी। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक है लोटनी के घर्षण, दूसरा स्थैतिक घर्षण है और तीसरा सर्पी घर्षण है। इसको सही क्रम में इसको सजाना है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ है, लोटनी उसको बाद सर्पी उसको बाद स्थैतिक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को कहते हैं। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए विद्युत धारा किससे उत्पन्न होता है, तो जनित्र से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विद्युत विभव को वोल्टमीटर से मापा जाता है और एम्पियर विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो एमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय और सभी दिशाओं में। मतलब यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो एक दिशीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न है कि व्यावसायिक दृष्टि से शहद उत्पादन हेतु किस मधुमक्खी प्रजाति का उपयोग में लाया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के जाना एपिस मेलिफेरा, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने
कि निम्न में कौन सी सही सुमिलित है। एक प्रकाश वर्ष यहाँ पर दिया गया है, एक प्रसेक दिया गया है, एक खगोलीय इकाई दिया है, किसका मान यहाँ पर सही दिया गया है, जल्दी से बताइए यहाँ पर सही सुमिलित है। तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी इस सभी यहाँ पर जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना 9.46 से गुना 10⁻15 मीटर, ये सही है। एक प्रसेक बराबर 3.084 गुना 10⁻16 मीटर, ये भी सही है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुना 10⁻11 मीटर, ये भी सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 27वां प्रश्न की फोटो कॉपी मशीन से कौन सी हानिकारक गैस निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ओजोन निकलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 28वां प्रश्न है कि भारतीय मिसाइल और उसके मारक दूरी के युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो अग्नि द्वितीय 1000 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 29वां प्रश्न है कि एक ध्वनि स्रोत द्वारा उत्सर्जित ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1.7 गुना 10⁻2 मीटर है, तो ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी यदि ध्वनि का तरंग वेग 343.4 मीटर प्रति सेकेंड है। जल्दी से बताइए यहाँ पर, इसको सॉल्व कीजिए। 29वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2.02 गुना 10⁻4 हर्ट्ज। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया कि जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जो कि अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ के रूप में जीवित पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, कौन कौन सा कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, 1 नंबर और 2 नंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न है कि मेंडलीव द्वारा उनकी आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों से घोषित 3 तत्व एक बोरॉन, एक एल्यूमिनियम और एक सिलिकॉन रूप में जाने जाते थे। इन तत्वों का क्या नाम दिया गया जब इन्हें खोजा गया। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए और वह v वेग से चले तो उसकी शक्ति क्या होगी। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं F भी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है फॉर्मूला को। 33वां प्रश्न कि किसी वस्तु की जरूरत की माप होती है। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वस्तु की चाल से, वस्तु के द्रव्यमान से, वस्तु वहाँ की स्थिति उससे, और इनमें से सभी। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वस्तु कहाँ स्थिति है उससे, जहाँ की स्थिति है वस्तु जहाँ पर है उसकी स्थिति से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए 34वां प्रश्न है कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं। तो देखिए मोल की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। मोल की संख्या जितना यहाँ पर इसका द्रव्यमान दिया गया, जैसे 4.9 ग्राम यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान दिया गया। अब टोटल इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का, उससे भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर मोल की संख्या बराबर कितना होता है। पहले सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐसे लिखेंगे तो H2SO4। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 होता है, यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा 2। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, यानी 32 द्रव्यमान हो गया। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 4 का 64 हो जाएगा। सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। अब इसका देखिए टोटल यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया गया, यहाँ पर तो 4.9 दिया गया है और भागा 98। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.05 मोल। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु के अणु के संबंध में रहता है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आर्गन। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि निम्न में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। यहाँ पर चारों देख लीजिए और बताइए इनमें से कौन कौन सा यौगिक है।
तो यहाँ पर 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी यहाँ पर MgHCO3 के होल पावर 2 और CaHCO3 के होल पावर 2, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि क्रायोजेनिक द्रव है द्रव नाइट्रोजन, द्रव अमोनिया, शुष्क बर्फ और द्रव SO2। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो द्रव नाइट्रोजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि गेहूं के एक बोरे का भार 200 किलोग्राम है, इसे किस ऊंचाई तक उठाया जाए कि उसकी स्थितिज ऊर्जा 9800 जूल हो जाए। यहाँ पर जी का मान जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान 9.8 है। तो चलिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की बात की जा रही है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो mgh होता है। और यहाँ पर देखिए m का वैल्यू कितना दिया गया है? तो m का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 200 kg। उसके बाद से g का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पर 9.8 है। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है? तो h ज्ञात करना है। तो h यहाँ पर हो गया और इसका स्थिति जो कितना दिया गया है? तो 9800 दिया गया है। यहाँ पर 00 से 00 ख़त्म, यहाँ से ये दशमलव हटेगा तो बट्टा में कितना आ जाएगा? तो 10 आ जाएगा। ये 98 से 98 ख़त्म, 10 इधर जाएगा और 2 से इधर भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10/2 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, यानी 5 मीटर इसका हाइट हो जाएगा। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं, 5 मीटर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न के 1 नैनोमीटर का मान निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 10⁻7 सेंटीमीटर, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु के अपेक्षाकृत अधिक ताप पर किसी वस्तु में प्रवाहित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी, जिसमें ताप अधिक होगा वहाँ से कम ताप वाला में प्रभावित होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 42वां प्रश्न है कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो -40 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 43वां प्रश्न के बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है, इसलिए गर्जन पहले हो जाता है, प्रकाश पहले आ जाता है और गर्जन हमको बाद में सुनाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के स्वरूप होता है? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से यहाँ पर Fe यानी लोहा का यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 2 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न के 1 फैदम बराबर होता है। बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1.80 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होता है? एंटीमनी, तांबा, टीन और जस्ता। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तांबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर, पिंच ब्लेड, बॉक्साइट और हेमेटाइट। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हेमेटाइट अयस्क के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 49वां प्रश्न है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक के बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? बताइए 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रेशा कांच का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 50वां प्रश्न है कि 10 ग्राम
आयरन का ताप 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 500 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का परिणाम कितना होगा? यदि आयरन का विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.45 जूल यहाँ पर दिया गया है, तो बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त करें। सेशन आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।